तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस लाइव लेक्चर में। इलेक्ट्रिसिटी का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है और उन दोनों लेक्चर में क्या-क्या बातें हुई हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाले लेक्चर में तो पढ़ा था कि चार्ज क्या है, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने, है ना? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब छोटा-मोटा जो बेसिक प्रॉपर्टीज था वो फर्स्ट लेक्चर में हो चुका था। दूसरा लेक्चर में हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला, एसआई यूनिट, उसके बाद फिर ये भी देखा था कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ठीक है? एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है और ओह्म्स लॉ क्या है, ठीक है? तो आज उसके आगे करेंगे, लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। ओह्म्स लॉ हो चुका था। ओह्म्स लॉ में तो हमने पढ़ लिया था कि V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो उसी रेजिस्टेंस के बारे में आज का क्लास होगा, ठीक है? तो लिखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो देखो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो ऑब्स्टेकल है या ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट जब किसी वायर में फ्लो करता है, करंट जब किसी वायर में फ्लो करता है तो वहां पर उसे बाधा का सामना करना पड़ता है, रुकावट का सामना करना पड़ता है। और जो रुकावट पैदा होता है किसी भी करंट के फ्लो में, उस रुकावट को यहाँ पर नाम दिया गया है रेजिस्टेंस, ठीक? और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। पिछले क्लास में बात इस पे हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या-क्या है जो कि आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। तो लिखो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब क्या-क्या बात है ऐसा जो कि रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, वो देखना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में जो पहला आएगा वो आ जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर लेंथ ऑफ द वायर भी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड में आ जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो हो रहा है। तीसरा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या फिर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 पार्ट, 3 पॉइंट जिसपे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या वायर, ठीक है? वायर ही तो कंडक्टर है ना, इसीलिए कंडक्टर या वायर दोनों बोल सकते हो। तो जो रेजिस्टेंस हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर। और यहाँ पर तुम्हारा कौन कौन क्या क्या है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो R है वो तो रेजिस्टेंस है। R क्या है, तो R तो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ये रो जो है ना ये रेजिस्टिविटी है, ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है। तो ये जो रो है इसको लिखो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है? और L जो तुम्हारा है, L यहाँ पर लेंथ है वायर का। सो L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर लेंथ ऑफ द वायर। और A यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, तो A जो है तुम्हारा यहाँ पर लिख सकते हो तुम, A जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, समझ गए?
तो जैसे देखो, इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा इस तरह से कोई एक वायर है ना, इस तरह से कोई एक वायर है और इस वाले वायर में तुम्हारा करंट जो है ना, वो ऐसे जा रहा है आई करंट, और ये इस तरह से वायर में फ्लो कर रहा है। तो जिस पार्ट से करंट गया, मतलब ये जो एरिया है, इससे करंट एंटर हुआ है और इससे करंट बाहर निकला, तो ये जो है ना, इसी को बोला गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए। समझ गए? और जो लेंथ हो गया तुम्हारा कि कितना लेंथ आगे गया है, वो हो गया ये एल हो गया। समझ गए? ये वायर का लेंथ हो गया, इसके थ्रू करंट पास हुआ है, और ये एरिया है जिस एरिया से करंट एंटर किया है। रो क्या है? तो रो डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल। मतलब मटेरियल अगर सेम है, जैसे कि दो कॉपर वायर ले लो और उन दोनों कॉपर वायर में तुम एल और ए बदल दो, लेकिन रो नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? रो जो है डायरेक्टली मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है उसको। और बहुत बार पूछ देते हैं कि आप यूनिट बताइए तो रेजिस्टिविटी का। तो जैसे ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है ना, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल जो लिखा हुआ है, तो इसी से हम लोग इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आर का जो तुम्हारा फॉर्मूला बोल रहा हूँ यूनिट, आर का जो यूनिट हो गया वो हो गया ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो एक मीटर और एक मीटर कट गया, मतलब कि यहाँ ओम मीटर जो होता है ना, ये एसआई यूनिट है। ये ओम मीटर जो है, ये ओम मीटर जो है ना, ये एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है? तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है? तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। तो इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा बात है, इसको नोट कर लो। ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए चेक कर लेता हूँ दैट आवाज जो है वो कैसे आ रही है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो तुमने रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया दैट फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। तो लेंथ, वायर का लेंथ कितना है, वायर का एरिया कितना है, रेजिस्टिविटी क्या है ना, ये सारा फैक्टर है। इसी से मिल करके एक फॉर्मूला बन गया आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, जिसमें आर हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हमने जाना कि एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन पे। जैसे कि मान लो कहीं पर तुम्हें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जो है दिया हुआ है, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जो है कहीं पर दिया हुआ है और उनको कनेक्ट करना है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि तुम्हारे पास 3 रेजिस्टर है, 1, 2 और ये 3। इस तरह से ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। इस तरह से तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस है। अभी इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है या कनेक्ट करना है, तो किस तरह से कंबाइन या फिर कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग 2 तरीका पढ़ेंगे। ठीक है? एक होता है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है? तो 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक एक करके हम लोग दोनों का बात यहाँ पर करेंगे दैट कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसमें जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है
वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक लाइन में लगातार जो है लगाया जाता है। जैसे कि मान लो कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस जो है ये हो गया। तो ये 3 रेजिस्टेंस जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब कि एक ही लाइन में इस तरह से तुम्हें जनरली जो है दिखेगा। बट इतना कहने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मैं आगे भी इसके बताऊंगा। और अगर तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हो रेजिस्टेंस के, तो इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर मान लो कि इस तरह से 2 पॉइंट्स के बीच में इन तीनों को लगाया जाता है, जैसे कि एक ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो 2 पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं। जैसे कि ये पॉइंट मान लो अगर ए है और ये जो पॉइंट है ये बी है, तो ए और बी जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन रेजिस्टेंस को एक एक करके लगा दिया गया। तो ये तुम्हारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और ये हो गया सीरीज। अब जैसे सपोज करो कि अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाए, इस तरह से एक बैटरी लगा दिया और इसमें भी एक सेल मान लो कि वोल्टेज जिसका V है वो हमने ऐसे लगा दिया। तो यहाँ पर जब तुम वोल्टेज V दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहे हो, तो इसमें से करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो अगर तुम्हारा करंट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, I करंट, मान लो इसमें भी I करंट, तो देखना होगा क्या कि सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सारे के सारे रेजिस्टेंस से सेम जाएगा, क्योंकि और कोई पाथ यहाँ पर करंट के लिए सर्किट में नहीं है। जैसे कि अगर आई करंट इस बैटरी से निकला है, तो ये इससे भी आई जाएगा, इससे भी आई और इससे भी आई। ये जो करंट होगा ये तीनों में से सेम जो है फ्लो करेगा। लेकिन पैरेलल वाले में थोड़ा सा मतलब अंतर आ जाता है, दैट कि जब तुम्हारा करंट यहाँ से सेल से बाहर निकल रहा है, तो वो जा करके इस पॉइंट पे अब इस करंट के पास एक रास्ता नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है, 3 अलग अलग पाथ में ये डिवाइड हो सकता है। जैसे कि पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो 3 पाथ में जब करंट डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो 3 अलग अलग पाथ में डिवाइड हो जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, ठीक है। तो इससे तुम्हारा अलग करंट हो सकता है, इससे अलग हो सकता है, इससे अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो करंट है ना वो 3 पाथ में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें तुम्हारा करंट जो है वो अलग अलग पाथ से जा सकता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हारा रेजिस्टर्स के लिए देखो एक ही लाइन में है ना, तो सारे से सेम करंट जो है ना, इससे भी सेम, इससे भी, इससे भी, सबसे सेम करंट जो है पास होगा। और इसमें तुम्हारा वैसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें करेंट्स जो है अलग अलग पाथ से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये तुम्हें अंतर समझ आ गया कि करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इन इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द करंट इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो सेम करंट जा रहा है सबसे। अभी एक पॉइंट और तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे। तो ये सेम करंट सबसे जा रहा है और ये वाला जो है इसमें क्या है, तो इसमें डिफरेंट करंट सबसे जा रहा है। तो ये लिख लो तुम अपने कॉपी में, इसमें डिफरेंट करंट जा रहा है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा था। तो इसमें डिफरेंट करंट जा रहा है, इसमें सेम करंट। ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि जैसे ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसका जो कनेक्शन है वो इस पॉइंट ए से लेकर के मान लो बी तक है। सेकेंड वाला किससे कहाँ तक है, बी से सी तक, और थर्ड वाला सी से डी तक। मतलब कि फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी ए बी,
सेकेंड वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VBC, और थर्ड वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VCD। तो यहाँ पर ये तुम थोड़ा ध्यान देना कि जो सीरीज में जब कॉम्बिनेशन किया हुआ रहेगा तो हो सकता है कि सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो। जैसे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है AB, सेकेंड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है BC, और थर्ड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है CD। उसी तरह से सेकेंड में देखो कि फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस A से B तक कनेक्टेड है, सेकेंड वाला रेजिस्टेंस A से B तक कनेक्टेड है, और थर्ड वाला रेजिस्टेंस भी A से B तक कनेक्टेड है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। तो ये तुम यहाँ पर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस केस में हो सकता है, और इस केस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये तुमको याद रखना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो किस तरह से देखा जाता है। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, दैट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। वैसे तुम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसकी डेरिवेशन की बात करो तो क्लास 10 के अनुसार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूंगा। जो बच्चे जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और जो नहीं जानना चाहते वो स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कोई कहता है तुमसे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आखिरकार क्या मतलब है उसका यहाँ पर। तो देखो क्या मतलब है। जैसे अगर कोई कहे कि तुमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए, तुम्हें यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जो है वो दिए गए थे, तो उन तीनों रेजिस्टेंस को इस तरह से तुमने सीरीज में लगा दिया 1 2 एंड 3। तुमने 3 रेजिस्टेंस को इस तरह से सीरीज में जो है लगा दिया, लेकिन हमारा मुद्दा ये है, हमारी बात ये है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को तुम 3 रेजिस्टेंस ना लगा करके अगर एक ही रेजिस्टेंस लगाते, अगर एक ही 3 रेजिस्टेंस ना लगा करके अगर एक ही रेजिस्टेंस लगाते तो उसकी वैल्यू कितनी होती कि काम वही हो जो पहले हो रहा था। मतलब समझ रहे हो, मतलब सर्किट में करंट का कोई इफेक्ट बदलना नहीं चाहिए। जो करंट पहले था वही जाना चाहिए, जो पहले काम हो रहा था वही होना चाहिए। बस तुम्हें 3 रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, इन तीनों के बदले में एक ही रेजिस्टेंस लगाना है। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि इन तीनों रेजिस्टेंस का ये वाला जो है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम समझ गए कि जब तुम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस जब लगा दे रहे हो तो उसका जो मतलब हो गया कि 3 का इक्विवेलेंट 1 आया यहाँ पर। उसी तरह से अगर तुमने सपोज करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है 3 रेजिस्टेंस का, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3, इस तरह से तुमने जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस जो है लगा रखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके अगर हम लोग एक ही रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लगाए तो उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब कि इन तीनों का इक्विवेलेंट जो है ये वाला रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब कि बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर कहीं पर लगे हुए हैं तो उन सब के बदले जो एक रेजिस्टेंस लगेगा उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया है V, और इससे वोल्टेज V जो है लगा हुआ है, करंट इससे I निकला, इससे भी I जाएगा, इससे भी I, और थर्ड वाले से भी I। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इसकी रेजिस्टेंस है R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है और इसकी R3 है। तो यहाँ पर जैसे इससे करंट I है, इससे भी करंट I है और इससे भी करंट I है, I है मतलब कि I वो वाली I
है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अगर सपोज करो R1 की कनेक्शन की बात करें तो ये A से लेके B तक है, R2 की कनेक्शन B से C तक है और R3 की कनेक्शन C से D तक है। तो ये तीनों मिल करके VAD बना रहे हैं ना, VAD इज इक्वल टू VA से B प्लस VB से C प्लस VC से D। मतलब कि अगर आपको A से D तक का टोटल पोटेंशियल अगर आपको चाहिए तो आप पहले A से B का पोटेंशियल निकालो, B से C का पोटेंशियल निकालो और C से D का पोटेंशियल निकालो। इन दोनों को ऐड कर, तीनों को ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल A से D का निकल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे A से D जो है वो एक्चुअल में कितना पोटेंशियल है, तो V पोटेंशियल है। सो V इक्वल्स टू, अब V A से B और A से B का पोटेंशियल अगर चाहिए तो मान लो कि इसमें करंट I जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं IR1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR जो होता था, प्लस B से C का जो पोटेंशियल होगा वो लिख सकते हैं, सेम करंट है बट रेजिस्टेंस अलग है, IR2। थर्ड में सेम करंट है बट रेजिस्टेंस अलग है। तो यहाँ से V इक्वल टू हो गया IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में हमें एक रेजिस्टेंस अगर लगाना है तो उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इस तरह से V पोटेंशियल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। और ये कहां से कहां तक लगाना था हमें, तो A से लेके D तक। तो इस केस में अगर आप ओम्स लॉ लगाओ तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट मान लो वही निकलना चाहिए ना, तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। समझ रहे हो। अब तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि इसके जगह पर आर इक्विवेलेंट लिखा गया है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला तुम्हें जो है ना यूज करना है जब तुम सीरीज कॉम्बिनेशन के सवाल को सॉल्व करोगे। तो जब भी तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन का जब सवाल दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकाल के बताइए, तो इस वाले फॉर्मूला को तुम यूज करना। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा डेरिवेशन फॉर्मूला का। अब अगर सपोज करो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मैं तुम्हें निकाल के बताऊं फॉर्मूला तो कैसा आएगा। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3। इस तरह से 3 रेजिस्टेंस है ना। ये जैसे कि सपोज करो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V पोटेंशियल है। इसमें करंट निकला I जो कि बढ़ जाएगा। इसमें मान लो कि चला गया I1, इसमें मान लो चला गया I2 और इसमें I3 चला गया। अब यहाँ पर जो सारे के सारे कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे A से B के बीच में कनेक्टेड है, A से लेके B के बीच में। मतलब सारे का पोटेंशियल सेम है लेकिन करंट जो है वो अलग अलग है। और जो करंट I है वही तो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये 3 पार्ट में जो करंट आपकी है I वही तो डिवाइड हुई है ना I1 प्लस I2 प्लस I3 में। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर ओम्स लॉ था V इक्वल टू आई आर, मतलब I इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पर I1 लिखा जा सकता है VAB बाई R1, V बाई R। तो VAB क्यों लिखा, क्योंकि R1 A से B के बीच है, करंट I1 जो है वो A से B जा रहा है, तो इसीलिए VAB बाई R1 ओम्स लॉ। प्लस I2 जो है वो लिखा जा सकता है VAB डिवाइडेड बाई R2 और I3 जो है वो लिखा जा सकता है VAB बाई R3। तो ये टोटल हो गया।
और अगर सपोज इन तीनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस ए से बी तक लगाया जाता सेम वोल्टेज वी के लिए, सेम करंट आई के लिए, ए से लेके बी तक, तो उसी को हम आर इक्विवेलेंट कहते हैं। और इसमें हम लिखते हैं वी इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। कहाँ से कहाँ तक वी है? तो ए से बी तक। समझ गए? ए से बी है ना, वही तो वी है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो आई इक्वल्स टू वी ए बी बाई आर इक्विवेलेंट। अब इस आई की वैल्यू को तुम फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो है पुट कर दो। तो आई इक्वल टू क्या था? वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन आर वन प्लस वी ए बी अपॉन आर टू प्लस वी ए बी अपॉन आर थ्री। अब वी ए बी काट दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, जो तुम याद रख सकते हो डायरेक्टली कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट जो है वो 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री इसके बराबर होगा। समझ गए? तो ये जो है ना, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में निकालने के काम आएगा। तो नोट कर लो ये सारा टॉपिक्स तुम जो है ना। तो इतना तुम्हें मैंने आज बताया। अभी कुछ सवाल कराऊंगा, ये तो कल का। हाँ, यहाँ से मैंने बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, उसका फैक्टर्स क्या क्या जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है, रो इंटू एल बाई ए, जिसमें रो रेजिस्टिविटी है, उसकी यूनिट बताई। सीरीज कॉम्बिनेशन कराया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कराया। उसका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन जो कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल है, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो आपको उसका डेरिवेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के बताया। उसके बाद तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करके उसका भी फॉर्मूला निकाल के बताया। अब दो चार सवाल बताता हूँ। जैसे सपोज सबसे सिंपल सा सवाल से शुरू करेंगे यहाँ पर कि अगर मान लो कि 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में 1 2 3, और इस तरह से तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स। इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी 3 ओम, इसकी 4 ओम। तुम्हें बताना है कि सारे से करंट कितना जाएगा। सबसे करंट जो है वो कितना जाएगा। तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसीलिए तुम लिखोगे V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हो जाएगा 9 ओम, है ना। तो सिंपल है। तो V यहाँ पर है 9 वोल्ट्स, करंट हमें नहीं पता, R इक्विवेलेंट है 9 और 9 कट गया। सो I इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट जाएगा, इससे भी, उससे भी, सबसे। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक और आसान सा सवाल कि अगर मान लो तुम्हें दिया हुआ है पैरेलल, 3 पैरेलल में है इस तरह से, और इसमें तुम्हें कहा गया है कि यहाँ पर हमने जो बैटरी लगाया है उस इसमें जैसे कि ये 2 ओम है, ठीक है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, और बैटरी यहाँ पर है 9 वोल्ट्स की, सेम है, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कर दिया तीनों का। तो इसमें तुम्हें बताना है कि करंट जो है वो सबसे कितना कितना जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब 2 ओम से कितना करंट जाएगा, 3 ओम से कितना करंट जाएगा, 4 ओम से कितना करंट जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर तुम टोटल करंट चाहते हो कि निकालो यहाँ पे आई करंट, तो उसके लिए तुम्हें लिखना होगा V इक्वल टू आई आर नहीं लिखना है, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लिखना है, जिसमें R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला था कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री करना पड़ेगा, जिसमें कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट अननोन है, और 1 बाई आर वन हो जाएगा 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई फोर, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 13 बाई 12। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट आया है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट आया है 13 बाई 12। मतलब रेसिप्रोकल करोगे तब तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा।
12/13 ओम। तो ये तुम्हारा है। अगर टोटल करंट तुम चाहते हो तो V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट करो, तो यहाँ से I इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, है ना। तो I इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट में V कितना है, तो 9 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट है 12/13, ठीक है। तो 3 इंटू 4 39/4 एम्पियर का टोटल करंट यहाँ से निकलेगा। समझ गए, 39/4 एम्पियर का टोटल करंट जो है इससे निकलेगा, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 3 पार्ट में जब डिवाइड हो जाएगा तो एक को बोल देंगे I1, दूसरे को बोल देंगे I2 और तीसरे को बोल देंगे I3। अब I1, I2, I3 निकालना था कि सारे से अलग अलग करंट बताना है। तो देखो I1 का फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखो I1 हाँ, I1 इज इक्वल टू VAB बाई R1 VAB बाई R2 VAB बाई R3, ऐसे करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा VAB कितना 9 है ना, तो I1 हो जाएगा VAB बाई R1, मतलब कि 9/2, है ना। टोटल करंट तो इतना आया 39/4 एम्पियर, तो ये 9/2 हो गया, 9/2 एम्पियर। I2 चाहिए तो 9/3, I2 चाहिए तो 9/3, VAB 9 है और R2 कितना है 3 है, तो 3 3 9। I3 चाहिए तो VAB बाई 4, 9/4 एम्पियर। अभी देखो तुम तीनों को ऐड करो, देखो टोटल करंट के बराबर आएगा, जितना तुमने निकाला था ना यार 39/4 उसके इक्वल आएगा। सो टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 दैट इज 9/2 प्लस 3 प्लस 9/4। अब इसको तुम ऐड करो, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे 18 प्लस 12 प्लस 9, 18 और 12 30, 39/4 आया ना। तो ये देखो तुम्हारा सही एक तरह से। तो अलग अलग करंट की अगर बात करें तो सबसे ऊपर वाले से जाएगा 9/2, उसके बाद अगर बात करें तो तुम्हारा था 3, है ना। इस तरह से तुमने करंट का विभाजन जो है यहाँ पर किया, 9/2, 3 और 9/4 टोटल जोड़ के देखा तो 39/4 जो हमने निकाला था वो आया। तो ये 2 क्वेश्चन अगर तुम समझ गए तो सारा क्वेश्चन 10th लेवल पे तुम बना लोगे। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे सर ये 2 क्वेश्चन तो थोड़ा ज्यादा टफ हो गए, कुछ आसान क्वेश्चन भी हमें दे दीजिए। तो चलो एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। जैसे कि मान लो तुम्हें एक दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है ये, कि अगर तुम्हें दिया हुआ है इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर तुम्हें दिया है कि 7.5 वोल्ट है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है। तुम्हें बताना है यहाँ पर कि जो दोनों रेजिस्टेंस उसमें करंट कितना जाएगा और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो दोनों में जो करंट जाएगा उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, मतलब कि I इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। V तो पता है भाई कि 7.5 है, आर इक्विवेलेंट सीरीज में दोनों सेम करंट जाएगा, दोनों क्या है सीरीज में, तो 15 हो जाएगा 10 प्लस 5, ये डेसिमल हटा करके 10 यहाँ लिखा और 15 5 तो 1/2। सो 1/2 एम्पियर का टोटल करंट जो है इससे भी जाएगा 1/2 एम्पियर और इससे भी 1/2 एम्पियर। अब इसका पोटेंशियल अगर तुम्हें लिखना है तो तुम पोटेंशियल ऑफ 10 लिखोगे अगर, तो I इंटू आर लिखोगे, तो I तो उससे जा रहा है 1/2 एम्पियर का और उसका रेजिस्टेंस 10 है, मतलब कि 5 वोल्ट्स जो है उसका पोटेंशियल हो गया। उसी तरह से अगर सेकेंड वाले का पोटेंशियल लिखना है तो उसका भी आई आर करो, तो आई हो गया 1/2 और रेजिस्टेंस हो गया 5, सो 5/2 मतलब कि 2.5 हो गया 2.5 वोल्ट्स। तो टोटल देखो ऐड करके 7.5 आ ही जाएगा। तो इस तरह से तुमने देख लिया, है ना। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चंस जो है बनाने को मिलेंगे, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए हुए होंगे। तो अगले क्लास में कुछ और कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है जो तुम चाहो तो याद करके रख सकते हो। खैर ये जो तरीका है तुम समझ गए हो तो कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, बहुत सारे बुक्स में तुम्हें डिवीजन ऑफ करंट का जो है फॉर्मूला जो है दे देता है। जैसे कि मैं अभी एक लिख दे रहा हूँ, खैर मैंने जो तरीका बताया अगर तुम सीख गए तो कोई बात नहीं,
नहीं तो तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि मान लो तुम्हें दो रेजिस्टेंस जो है वो दिए हुए हैं इस तरह से, एक ये दूसरा, इस तरह से दो रेजिस्टेंस है। मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ वोल्टेज V से हमने कनेक्ट करके रखा दोनों को, और इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है, और ये टोटल करंट I है। तो अगर तुम निकालना चाहते हो यहाँ पर कि I1 कितना होगा, तो I1 का फॉर्मूला हो जाता है R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। और अगर I2 निकालना चाहते हो तो उसका भी एक फॉर्मूला हो जाता है R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये दो फॉर्मूला हो गया, इसको शॉर्टकट में अगर चाहो तो तुरंत इसका यूज करके निकाल सकते हो। अदरवाइज जो तरीका मैंने बताया है वो यूनिवर्सल है, तुम कोई भी क्वेश्चन बनाओ उसमें लग जाएगा। तो आज का लेक्चर और आज का लाइव सेशन यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।